आज टॉपिक पढ़ना है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। क्या पढ़ना है? डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? विकेंद्रीकरण। मतलब कि विकेंद्रीकरण मतलब होता है, एक होता है केंद्रीकरण होता है और दूसरा होता है विकेंद्रीकरण होता है। केंद्रीकरण मतलब कि सारा का सारा पावर, सारा का सारा क्या पावर एक जगह पे सेंट्रलाइज्ड रहेगा, मतलब केवल एक के पास ये सारा का पावर रहेगा। लेकिन विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि मतलब पावर तो आपके पास था लेकिन आपने उसको डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। और डिवाइड क्यों किया है? ताकि जो है आप अपनी जनता को खुश रख सकें, अपने देश को अच्छे से चला सकें और विवाद वगैरह होने से रुक जाए। मतलब विकेंद्रीकरण मतलब पावर डिवाइड हो जाएगा सबके बीच में और उसके बाद तब दंगा फसाद का थोड़ा कम हो जाता है परसेंटेज। तो देखिए विकेंद्रीकरण पढ़ना है ना, यानी पावर को डिवाइड। क्या पढ़ना है? हाँ, जैसे पावर शेयरिंग पढ़े थे, बेल्जियम में पावर डिवाइड हुआ था अच्छे से सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। आज हमें पढ़ना है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, यानी भारत में कैसे जो है पावर को डिवाइड किया गया था। अभी देखिए भारत में पावर जो है दो तरह से डिवाइड है। कैसे डिवाइड है? जी हाँ, आप लोग को मैं बताया हूँ, कोई बताएगा भाई? हाँ, भारत में पावर जो है दो तरह से डिवाइड है। पहला क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और दूसरा क्या है? जी हाँ, दो कल बता रही थे, एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना? थोड़ा सा बता दे रहा हूँ अच्छे से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तुम लोग चुप रहो जी। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब देखिए दो तरीके से आपके देश में, भारत में पावर डिवाइड किया गया है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, वर्टिकल। दिख रहा है हॉरिजॉन्टल क्या होता है? ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। जी हाँ, एक्स एक्सिस पे। और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या होता है? वर्टिकल, ये ऐसे वाई एक्सिस पे। ध्यान सुनिएगा, यहाँ क्या है हॉरिजॉन्टल में? सबसे पहले क्या है? हाँ, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। और इन सब के बारे में पता है? देखिए लेजिस्लेटिव में क्या होता है, मतलब ये क्या है? विधायिका। विधायिका मतलब क्या? विधायक नहीं जो आपके गांव में वो चुने जाते हैं। विधायिका का मतलब होता है जो विधेयक बनाते हैं, कानून बनाने वाले। यानी इसमें आपका जो है वो आता है, लोकसभा आता है, राज्यसभा, पार्लियामेंट आता है ना। क्या आता है लेजिस्लेटिव में? कौन आएगा? पार्लियामेंट आएगा लेजिस्लेटिव में। अब पार्लियामेंट में आपको पता है दो होते हैं भैया, अपर हाउस, क्या होते हैं? अपर हाउस, और दूसरा क्या होता है? लोअर हाउस। अपर हाउस में आता है आपका राज्यसभा, लोअर हाउस में आता है लोकसभा, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है? जी हाँ, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, ठीक है ना। वो देखती है, निश्चय करती है, कोई भी नियम कानून यहाँ से बन रहा है तो मतलब वो ठीक ठाक है, फिर उसको लागू करवाती है, ठीक है ना। और फिर तीसरा है जुडिशरी, यानी न्यायपालिका। मान लीजिए वो नियम कानून पास होकर के पहले राज्यसभा से, लोकसभा से पास हुआ, फिर राज्यसभा से पास हो गया वो नियम, और उसके बाद प्रेसिडेंट ने भी उसको अप्रूव कर दिया और मंत्री ने उसको लागू कर दिया देश में, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए फिर उसके बाद जनता उसको नहीं एक्सेप्ट कर रही है, उसके खिलाफ राइट्स हो रहे हैं, यानी कि विवाद हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो फिर जुडिशरी का काम है कि उसमें अपना पावर लगाएगा और उसको फिर से जो है उस बिल को वापस करवाएगा और देखेगा कि क्या दिक्कत है कि इसके खिलाफ जनता प्रोटेस्ट कर रही है। ये जुडिशरी का काम होता है। इसका काम मतलब बस केवल ध्यान रखना। क्या होता है? हाँ, ध्यान रखना। अब देखिए वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में कैसे होता है? एक पावर दिया गया है सेंट्रल को, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, क्या होता है? फिर दूसरा सरकार होता है स्टेट, और तीसरा होता है भैया
लोकल गवर्नमेंट, पावर कह दीजिए या यहाँ पर गवर्नमेंट का डिवीजन है। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या, केंद्र सरकार, वो बड़े बड़े मामले को देखेगी, ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार, वो राज्य के स्तर तक के मामले को देखेगी, अपना उस हिसाब से पुलिस वगैरह सुरक्षा वगैरह देखेगी, कोई दंगा फसाद ना हो उसके लिए अपना व्यवस्था करेगी, और एग्रीकल्चर से संबंधित नियम कानून बनाएगी, ये स्टेट गवर्नमेंट। और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट का क्या काम है अभी आगे देखेंगे। मुझे बुक दीजिए एक। देखिए क्या लिखा है, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, नीचे देखिएगा, वी नोटेड अबाउट दैट फेडरल गवर्नमेंट हैज 2 or more टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, वी हैव सो फार डिस्कस्ड दैट 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। देखिए आपको पता है कि फेडरलिज्म में क्या होता है, सरकार 2 या 2 से अधिक भाग में उसके पावर को बांट दिया जाता है, ये तो होता है फेडरलिज्म में। ये बात हम कई बार ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। बट ए वास्ट कंट्री लाइक इंडिया, लेकिन तो इंडिया जैसी बहुत ही विभिन्न और इतना विविध देश का क्या, जिसमें इतने सारे धर्म, इतने सारे जाति के लोग रह रहे हैं, क्या उसमें जो है केवल 2 टायर के सरकार से उस देश को चलाया जा सकता है। लिखा है इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दीज 2 टायर्स, यानी भारत में जो है आप नियम मतलब जनता का संचालन केवल 2 भागों में पावर को बांट करके नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में इतना ज़्यादा जनसंख्या है। अभी आगे देखिए लिखा है कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो रसिया की जनसंख्या के से भी बड़ा है। सोचिए सबसे बड़ा देश विश्व का कौन सा है, रसिया, और उसमें जनसंख्या कितनी है, अपने यूपी से भी कम है उसकी जनसंख्या, सोच लीजिए। हाँ मतलब कितना अजीब बात है नहीं, गदागन का सबसे बड़ा देश रसिया है, यानी एरिया में बहुत बड़ा है। देखना आप लोग जाकर के मैप पे, अभी वर्ल्ड मैप यहाँ पे लगा रहे तो फट गया गदा। हाँ तो देखना घर पे जाके, मतलब कि अलग ही है कि उसका वो जनसंख्या है देश का सबसे, विश्व का सबसे बड़ा, और पॉपुलेशन है भारत के उत्तर प्रदेश से भी छोटा। और दूसरी चीज देखिए, महाराष्ट्र का जो पॉपुलेशन है वो लगभग जर्मनी के पॉपुलेशन से कितना है। अरे जर्मनी एक देश है, एडोल्फ हिटलर, तानाशाह, सुने सब उसके बारे में ना, वही जर्मनी। अब सुनिए जर्मनी का जो भी वो है जनसंख्या, वो महाराष्ट्र की जनसंख्या के बराबर है। मतलब अपने देश में सोचिए एक बार ध्यान दे सोचिए कि राज्यों की जनसंख्या जो है देश के बराबर हो जा रही है। किसके बराबर हो जा रही है, देश तक के बराबर हो जा रही है। यानी कि कहीं ना कहीं भारत में अगर हम पावर को केवल 2 सरकारों में बांट दे रहे हैं तो चलाना बहुत ही मुश्किल होगा, अभी भी बहुत मुश्किल होगा इतने विविध देश को चलाना, इतने बड़े देश को चलाना। मेनी ऑफ दीज स्टेट आर इंटरली वेरी डाइवर्स, इनमें से कई सारे राज्य आप अपने आप में ही अंदर बहुत विविध हैं। बहुत डाइवर्स मतलब बहुत, मतलब इस भिन्नताएं हैं, क्या है, हाँ बहुत ही अलग अलग हैं। जैसे आप यूपी का ले लीजिए, तमाम जाति तमाम धर्म के लोग रहते हैं, और भी अन्य अन्य राज्य ले लीजिए, तमाम जाति तमाम धर्म के लोग उसमें रहते हैं। तो वही कह रहा है कि भारत में जब राज्यों को आप जाएंगे देखने ना, तो राज्य में भी कई सारे भिन्नताओं के लोग वहां पे रहते हैं। अब नीचे देखिए फिर क्या लिखा है, फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पर भारत में जो फेडरलिज्म अपनाया गया है ना, वहाँ पे क्या जरूरत पड़ा कि मतलब एक और सरकार को बनाया जाए और उसको थोड़ा सा पावर स्टेट से लेकर के और उसको थोड़ा पावर दे दिया जाए, तब आसानी रहेगा चलाने में। नीचे फिर क्या लिखा है, दिस इज द रेशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। यही जो है पावर का डिसेंट्रलाइजेशन यहीं से उद्भव हुआ उसका, यानी कि पावर बांटा जाएगा इतना अच्छे तरीके से, यहीं से निकल करके आया भारत से, क्योंकि भारत में इतना सारा विविधता था, इतने सारे अलग अलग लोग रहते थे। यहीं से पावर डिस्ट्रीब्यूशन यानी शक्ति का विभाजन इतना अंदर तरीके से उत्पन्न हुआ। कैसे हुआ, रिजल्टेड 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मतलब यहाँ पर अब 3रा टायर गवर्नमेंट का आ गया। पहले तो आप क्या पढ़ रहे थे, सेंट्रल स्टेट, यही पढ़ रहे थे ना। अभी देखिए तीसरा टायर क्या है, लोकल गवर्नमेंट पढ़ना है। अब नीचे डेफिनेशन दिया, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन।
अब डिसेंट्रलाइजेशन का परिभाषा एक लाइन में है, दूसरे पैराग्राफ में, जब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से शक्ति को लेकर के आप एक तीसरे स्तर के बॉडी को दे देते हैं वो शक्ति, तो वही आपका डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है, विकेंद्रीकरण कहलाता है। मिला ओ तुम्हारे भाई डेफिनेशन मिला जी शगुन? अरे टीका नहीं लगा रही करिए, हाँ लग गया। आगे क्या लिखा है, द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स and issue which are best settled at the local level. People have better knowledge of problems their locality, they have also participants तक नीचे। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट केवल 2 ही सरकार रहता है भारत में, इतना ज़्यादा बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, तो अगर आप थोड़ा सा पावर बांट करके उन लोगों को दे देंगे जो जनता के डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं, तो वो लोग पैसा वहां पे खर्च करेंगे, अपना पावर वहां इस्तेमाल करेंगे जहां पे डायरेक्ट जनता की भलाई हो सके। थोड़ा सा समझिएगा, अब आपके गांव में नाली नहीं बह रहा है ढंग से, पानी की दिक्कत हो रही है, पानी जो है निकल के रोड पे आ जा रहा है, गंदा पानी, ये जो है मोदी जान जाएंगे क्या वहां पे बैठ के, कि योगी जी जान जाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? नहीं ना। लेकिन प्रधान को देखिए, प्रधान उसी गांव में रहता है, हो सकता है निकल करके उसको जाना हो कहीं पे ब्लॉक व्लाक पे, तो उसी रास्ते पड़ जाएगा, देखेगा नाली गंदा है, जाम हो गया है, साफ नहीं हो रहा है, तो वो जो पैसा है, वो जो अपनी पावर है, उसको इस्तेमाल करेगा उस नाली को साफ करवाने के लिए, और जनता का सीधे भलाई होगा। तो जनता को तीसरे लेवल पर जो है भलाई करने के लिए पावर को बांटा गया है। और इसको आप खुद समझिए कि हाँ भैया, जितने ढंग से ये लोकल लेवल की सरकारें जान जाएंगी यहाँ के जनता की परेशानी दिक्कत, उतने अच्छे से दिक्कत जो है बड़े बड़े मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री नहीं जान पाएंगे। अब हमारे गांव के बगल में एक स्कूल है, हमारे डेयरी के अगल बगल एक स्कूल है सामने, उसका हालत इतना बेकार है। अब उसका हालत इतना बेकार है तो अभी बताइए उसका हालत, जो हम जान रहे हैं ना, अगर हमारे पास कुछ पावर रहता शिक्षा से संबंधित तो उसके खिलाफ हमारे, अब जो है शिक्षा मंत्री वहाँ पे बैठे हैं दिल्ली में या अपने घर पे, वहाँ जाने का उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में और नाथनगर ब्लॉक के और महोबरा ग्राम सभा में एक स्कूल चलता है जो बहुत ही सलाह है, वो जान जाएंगे? नहीं जान पाएंगे। हाँ, तो इसी नाते जो है पावर को जो है सेंटर से और स्टेट से ले करके लोकल को दे दिया गया थोड़ा सा। और थोड़ा सा जानते हैं रिवेन्यू यानी कि पैसा वगैरह भी सेंट्रल और स्टेट से ले करके लोकल लेवल पे पैसा भी, यानी जो राजस्व है, पैसा भाई पैसा की जरूरत पड़ेगा नहीं पड़ेगा? आपको आरसीसी बनवाना है, जैसे बरसात में आपके गांव का पूरा चक्रोट भर जाता है पानी से, आपको उसको आरसीसी ईंट वाला बनवाना है, तो पैसा चाहिए ना उसके लिए। अब पैसा आपको मिला इन्हें, खाली पावर दे दिया जाए कि हाँ भाई प्रधान तुम रहोगे आज के बाद इस गाँव के और तुम ही बनवाओगे रोड। अब पैसा कहाँ दोगे? वो अपने घर बेच के थोड़ी बनवाएगा, तो कुछ उसको पैसा भी जरूरत चाहिए कि नहीं चाहिए जी भाई बच्चे? पैसा चाहिए भैया जरूरत। तो इसी नाते यहाँ पे पावर डिवीजन के साथ साथ पैसा राजस्व को भी डिवाइड किया गया फिक्स, कि यहाँ इतना पैसा जो है इस ग्राम सभा में ऐसे ऐसे जाएगा और उसकी भलाई के लिए और उसका इस्तेमाल होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो है सेंटर लेवल पे जो सरकार बैठी है और स्टेट लेवल पे जो सरकार बैठी है, उनसे कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से जनता की दुख परेशानी ये लोकल में रहने वाले लोग समझ सकते हैं, और उनको अच्छे तरीके से पता होगा कि हमें पैसा कहाँ पे खर्च करना है और कहाँ खर्च करें तो हम जनता की ज़्यादा भलाई कर सकते हैं। इसी नाते जो है भारत में तीसरे स्तर की सरकार बनाया गया, लोकल गवर्नमेंट। अब देखिए, द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए हमारे संविधान में ये पावर को डिवीजन करने का मतलब कब अनुभूत हुआ? बहुत पहले हो गया था, कि मतलब आज़ादी के बाद 1947 में आज़ादी मिला था, उसके बाद संविधान में यह महसूस किया गया कि हाँ पावर को और ज़्यादा डिवाइड कर देना चाहिए। नहीं, चलिए सेंट्रल और स्टेट से और ज़्यादा अंदर तक पावर को डिवाइड कर देना चाहिए, बस खाली विचार आया था और थोड़ा बहुत कई जगह लागू भी हो गया था, लेकिन अच्छे तरीके से काम नहीं हो रहा था, ढंग से काम नहीं चला था जैसे आप चल रहा है। अभी देखना आगे समझ में आएगा। देखिए क्या कर रहा है, सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट टू डिसेंट्रलाइज पावर लेवल ऑफ विजल राउंड। अब देखिए जब संविधान में यह महसूस किया गया कि पावर को सेंटर और स्टेट के अलावा भी बांटना चाहिए, तो धीरे धीरे जो है गाँवों को पावर दिया गया और
शहरों में कुछ बनाए गए हैं, अभी आगे आएगा म्यूनसिपाल्टी वगैरह। जैसे देखिए आ ही गया, पंचायत इन विलेज एंड म्यूनसिपाल्टी इन अर्बन एरिया, जो गांव एरिया हैं, पिछड़े इलाके हैं, क्षेत्र लोकल एरिया हैं, वहां पे जो है पंचायत बनाया गया। क्या बनाया गया? पंचायत बनाया गया। और जो शहर वहर वगैरह थे वहां पे म्यूनसिपालिटी बनाया गया। क्या बनाया गया? नगर निगम सुने हैं ना, वही म्यूनसिपालिटी। अब सुनिए, बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, इलेक्शन डू नॉट टू दीज लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। यानी कि ये जो पंचायत बन रहे थे गांव गांव और शहरों में जो नगर निगम बन रहे थे, ये सब में चुनाव नहीं होता था। जैसे इस समय क्या हो रहा है, प्रधानी का चुनाव होता है ना, और नगर निगम का भी अध्यक्ष चुनने के लिए चुनाव वगैरह होता है। पहले जब संविधान में तीसरा स्तर का गवर्नमेंट बनाया गया था तो चुनाव वगैरह नहीं हो रहा था, चुनाव नहीं हो रहा था, न ही जो है इनको बहुत ज़्यादा पावर दिया जा रहा था, न ही किसी प्रकार का इन्हें पैसा वगैरह बहुत ज़्यादा दिया जा रहा था। तो मतलब बहुत ही बस हो गया था कि हाँ पावर को डिवाइड होना चाहिए, लेकिन उतना अच्छे से ढंग से चल नहीं रहा था उस समय आज़ादी के बाद से। लेकिन तो एक यहाँ से पैराग्राफ देखिए, ए मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। मतलब 1992 में एक बहुत ही अहम और मुख्य कदम उठाया गया, किसकी तरफ? डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया की तरफ। मतलब भारत में पावर को अच्छे तरीके से निचले स्तर तक कैसे बांटा जाएगा, ये 1992 से बहुत ही अहम कदम उठाया गया। क्या हुआ? द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड, यानी संविधान में कुछ संशोधन किया गया और थर्ड टायर गवर्नमेंट को और भी शक्तिशाली बनाया गया। जो तीसरा गवर्नमेंट है आपका लोकल गवर्नमेंट, 1992 के बाद जब संशोधन हुआ संविधान में, तो तीसरे स्तर के गवर्नमेंट को और पावरफुल बनाया गया। अब नीचे पॉइंट दिए गए हैं, ध्यान सुनिएगा। नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। मैंडेटरी माने आवश्यकता, आवश्यक लिखा है कि यह जो है संवैधानिक रूप से बहुत ही आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कि लोकल गवर्नमेंट यानी जो लोकल सरकारें होंगी उनको, उनका चुनाव भी वोट के जरिए होगा और रेगुलर हर 5 साल के बाद चुनाव होगा। आया समझ में? पहला पॉइंट ये दिया गया। दूसरा पॉइंट, सीट्स आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। मतलब सीट्स यानी कि चुनाव जो लड़ते हैं लोग, वो सीट होती है ना, तो उस सीट मतलब कि कौन कौन लड़ेगा चुनाव, वही सीट उसमें बताया जाता है। वो आरक्षित किया गया थोड़ा सा, कि मतलब जो पिछड़े शेड्यूल्ड कास्ट हैं यानी अनुसूचित जाति हैं, या शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं यानी अनुसूचित जनजाति हैं, इन लोगों के लिए थोड़ा सा अलग स्पेशल दिया गया कि आप लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं और लोकल गवर्नमेंट में अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं। ठीक है ना? एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, और भी पिछड़े जो वर्ग हैं, पिछड़ा वर्ग जो है उनको अलग से, जैसे आप लोग सुने होंगे प्रधानी में, अरे अब की सीटिया सामान्य आयल बा, अरे अब की सीटिया अति पिछड़ा आया है, ओबीसी आया, ऐसा होता है ना। अब नहीं सुने होंगे तो इस बार सुन जाएंगे, 2026 या 26 में है चुनाव फिर से प्रधानी का, 5 साल बाद हो जाएगा। तो उसमें ऐसा होता है, जब सीट सामान्य आती है तो मतलब कि इस बार जो है प्रधानी का चुनाव कौन लड़ सकता है? जो सामान्य वर्ग का हो, जैसे जनरल, पंडित वगैरह हो गए, ठीक है ना, अग्रहरी हो गए। लेकिन मान लीजिए सीट जो है पिछड़ा आ गया, क्या आ गया? तो उस समय आपका चुनाव कौन लड़ सकता है? यादव, चौधरी, पिछड़ा, अदर बैकवर्ड का, अन्य पिछड़ा वर्ग। फिर मान लीजिए नहीं, ऐसा नहीं आया, आ गया अति पिछड़ा आ गया, और भी पिछड़ा वाला आ गया, अनुसूचित आ गया, मान लीजिए सीट क्या आ गया? अनुसूचित सीट आ गया। तब कौन लड़ेगा चुनाव वहां पे? SC ST यानी कि चौहान वगैरह हो गए, गौड़ हो गए, ऐसे होते हैं ना सब, तो वो सब इस बार चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे मतलब सीट यानी कि उनके लिए आरक्षित किया गया, छोटे वर्ग के लिए भी सीट आरक्षित किया गया चुनाव लड़ने के लिए। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन रिजर्व फॉर वुमेन, यानी कि औरतों के लिए 1/3 सीट आरक्षित किया गया। यानी कि आप लोग देखे होंगे गाँव में कि चुनाव लड़ती है औरत, अब फोटो लगाता है उसके आदमी का, अपने खुद नाम लिखा था झीन का। जैसे इस बार सीट महिला आ गई थी, महिला आई थी सीट, कि इस बार चुनाव केवल महिला लड़ सकती है, तो महिला सीट आई थी, तो क्या करते हैं, अपनी पत्नी को उठा देंगे, छोट का नाम लिख देंगे और उसके बाद बगल में अपना नाम लिख के अपना फोटो लगा देंगे।
गधा का इनका। हाँ, शकल वाली बात नहीं है। यहाँ देखिए हो क्या रहा है, वैसे तो किसी महिला, अगर कोई महिला प्रधान बनेगी तो महिलाओं का दुख दर्द महिलाएं ही जानती हैं, उस हिसाब से वो काम करेगी। और हो क्या रहा है, महिलाओं को जब सीट आ रहा है महिलाओं का, सत्यम, जब सीट महिलाओं का आ रहा है तो उनको लड़ाने के बजाय उनके पति लोग दिमाग लगा के उनको तो लड़वा रहे हैं, लेकिन फोटो अपना छाप दे रहे हैं। इस बार हुआ था आपके ग्राम सभा में। बिल्कुल, चुनाव आयोग, अभी आगे पॉइंट आएगा। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 के हिसाब से संविधान चुनाव आयोग का गठन करता है, और उनका केवल यही काम रहता है, वो बड़े बड़े आईएएस अधिकारी वगैरह होते हैं, पढ़े लिखे, कानून वगैरह बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे रहते हैं, तो वो सब क्या करते हैं, उनका यही सब काम है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट आफ्टर एवरी 5 ईयर, मतलब हर 5 साल के बाद फ्री, यानी फ्री मतलब कोई पैसा कौड़ी उसमें ना खर्च करने पाए, और फेयर मतलब निष्पक्ष, कोई तरफदारी ना होने पाए, वोट का चोरी ना होने पाए, ये सब देखते हुए चुनाव को कंडक्ट करवाइए। इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग का यही काम होता है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, गांव में सब बंटी बबली बाट की जगह चुनाव जीत जा रहे हैं गधा इनका। क्या कर रहे हैं आपके चुनाव आयोग, सोए हैं, क्या कर रहे हैं, सोए हैं, बंटी बबली बाट के जीत जा रहे हैं, मुर्गा खिया के जीत जा रहे हैं चुनाव, और उसके बाद जब हाँ पैसा बांट दे रहे हैं, कहीं सोने कील बट रहा है गधा, अलग मामला है, कहीं साड़ी बट रहा है औरतें के लिए, हैं हाँ पायल, चांदी का पायल बट रहा है। तो कहाँ से अब वो प्रधान जो पायल चांदी का बांट करके जीता है, वो आपका गांव का काम करने के बजाय वो अपना क्या करेगा, पहले पायल में जो खर्चा किया है उसको भरपाई करेगा। समझ में आया? अगला पॉइंट देखिए, एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड स्टेट इलेक्शन कमीशन, यानी राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया, जो क्या करेगा, पंचायत का चुनाव और म्युनिसिपल इलेक्शन का चुनाव कंडक्ट करवाएगा। कोई भी उसमें पक्षपात नहीं होने पाएगा, कोई गड़बड़ी नहीं होने पाएगी, ये उसका जिम्मेदारी होती है चुनाव आयोग का। राज्य चुनाव आयोग यहाँ लिखा गया है, क्योंकि एक चुनाव आयोग होता है देश स्तर पर रहता है, वो केवल और केवल सांसदीय और विधायक का चुनाव होता है, सांसदीय का चुनाव होता है, वो हरकत में आते हैं, मतलब वो बड़े लेवल का चुनाव संभालते हैं। अब देखिए वही जो सत्यम ने कहा कि कोई देखने वाला नहीं है, बिल्कुल एक्शन लेने वाले यही चुनाव आयोग ही हैं। इन सबको ध्यान देना चाहिए किस गांव में कैसे कैसे चुनाव हो रहा है, कहीं गड़बड़ी सड़बड़ी तो नहीं हो रही है, कहीं दिक्कत तो नहीं है, कहीं वोटर्स को डराया धमकाया नहीं जा रहा है, कहीं ऐसा नहीं कह रहा है प्रधान भाई अब कि तुम्हारे घर 10 लोग हैं, वोटवा हमें देना, तुम्हारा जो है वो आवास हम करवा देंगे। आवास आप करवा देंगे, अपने घर से करवा देंगे क्या? आप लोग खुद बताइए, आवास करवा देंगे अपने घर से करवाएंगे, वो भी तो सरकारी पैसा ही हो तो होगा, तो आप उसके लिए वोट कहाँ हमारा मांग रहे हैं, धमका रहे हैं हमको, हम भी चुनाव लड़ेंगे प्रधानी, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना? तो मतलब इन सब पे ध्यान रखने के लिए चुनाव आयोग होता है कि मतलब कोई भी प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहा है वो तनको गलत कदम नहीं उठाए अपना चुनाव जीतने के लिए, ठीक है ना? इसका चुनाव देख रेख करने के लिए चुनाव आयोग होता है। और दूसरा लास्ट पॉइंट देखिए, द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, द नेचर शेयरिंग वेरिएबल फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो राज्य सरकारें हैं ना, इनको जो है थोड़ा सा पैसा सगुन, थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा पावर अपना बांट देना पड़ेगा लोकल लेवल पर। ये नहीं कि केंद्र सरकार से बजट आया आवास में 100 करोड़, तो आप जो है प्रधानों को बांट ही नहीं रहे हैं 100 करोड़, 80 करोड़ अपने रख रहे हैं, 20 करोड़ में बांट रहे हैं, 20 करोड़ में 15 करोड़ प्रधान खा गया, बचा 5 करोड़, 5 करोड़ में से 4 करोड़ जो है ब्लॉक खा गए, बचा 1 करोड़, 1 करोड़ में से 20 लोग पाए आवास, उसी का फोटो खिंचा खिंचा के टैग कर रहे हैं फेसबुक पे, ये ले भाई इसको मिल गया आवास। अरे एक आवास में कितना मिलता है, 1 लाख 1.5 लाख शायद मिलता है ना, 1,20,000, और 1 करोड़ मतलब 100 लाख, यानी 100 आदमी ही आवास पाएंगे। अरे यूपी में आवास दिया गया है, आया था 10,000 आदमियों का, 1 लाख आदमियों का आया था, और मिल कितना रहा है 100 आदमियों को। देखिए कोई भी सरकार बुरी नहीं होती है, सब सरकार अच्छा होता है, पैसा आता है। जानते हैं बुरे कौन होते हैं? ये बीच के जितने अधिकारी हैं, ये जितने एसएससी FSSC तैयारी करने वाले लोग हैं, इनका पूरा माइंड, जितने गवर्नमेंट सरकारी जॉब तैयारी करने वाले लोग हैं, इनका पूरा एम यही रहता है कि जल्दी से हमारा कैसो ये पेपरवा निकल जा, हम सरकारी नौकरी पा जाए, तब उसके बाद बैकडोर से कमाई होगी चाँप के। सबसे बड़ी गड़बड़ी यहीं से होती है, और थोड़ा सा प्रधानी लेवल पे क्या बिल्कुल होते हैं, अधिकारी होते हैं बाबू, ये ED CBI ये सब क्या है,
ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये सब क्या है? केंद्र सरकार की ये सब एजेंसियां हैं। इनका काम क्या है? अगर किसी भी क्षेत्र में घोटाला हो रहा है, पैसे का सरकारी घोटाला हो रहा है, तो क्या होता है, उन पे ऊपर छापा पड़ता है, उनका घर द्वार गिराया जाता है, उनको से मतलब वो पेनाल्टी लिया जाता है, जितना वो लिए हैं सरकारी पैसा मतलब चुराए हैं वो सब लिया जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर ईडी सीबीआई ही पैसा खाने लगे तब क्या करेंगे? 2024 के इलेक्शन के बाद तो ऐसा लग रहा है कि ईडी सीबीआई भी जो है गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की एक कठपुतली बनकर रह गई है, ठीक है ना। क्योंकि जिस आदमी के घर पे रेड मारनी चाहिए, जिस आदमी के घर पे रेड मारनी चाहिए, जहाँ पे जो है सब लोग इतना पर, वहाँ पे कहीं रेड और नहीं लग रहा है। बस जो अच्छे से ढंग से काम कर रहा है, जनता की सेवा कर रहा है, वहाँ पहले रेड मारो। इतने सारे जो है सब अरबपति जो है कर्जा लेकर के बैठे हैं, उनके ऊपर कोई नोटिस नहीं भेजता है कि आप जो है बैंक से इतना कर्जा लिए हैं, इस कर्जे को लाइए। और हमारे पापा ये डेयरी खोलने के लिए 3 लाख का कर्ज लिए थे, हर 10 दिन के बाद जो आते हैं कि आप अगर कर्ज नहीं देंगे तो आपको जेल हो जाएगा। अगर गंगा आओ जेल ले जाओ, बता रहे हैं। किसान जब कर्जा लेगा तो उसके लिए रोज नोटिस आएगा कि यही आप कर्जा लिए हैं इस बैंक से, इसको भर दीजिए, इतना ब्याज होगा, उतना ब्याज हो गया है और बढ़ जाएगा, भरिए, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन जब कोई बड़ा बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा उद्योगपति कर्ज लेता है तो उसके ऊपर भाई पावर रहता है, सरकार से वो मिला रहता है ना, उसको कोई दिक्कत नहीं रहता है। वो अपना 10 करोड़ ले चाहे लोन, चाहे 20 करोड़ ले, 2-4-5 करोड़ दे दिया, उसमें सब माफ हो गया उसका, क्योंकि वो सरकार से मिला हुआ है। कौन? हाँ हो सकता है, हाँ सही कह रहे हो। अब नीचे लास्ट पैराग्राफ देखिए क्या लिखा है, रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज द नेम पंचायती राज। यानी रूरल लोकल गवर्नमेंट को ही दूसरा नाम से बुलाया जाता है पंचायती राज। क्या नाम है? थोड़ा तेज बोलो, सुनाई दे इसमें कि यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। अब इसी मत बोल दो आके, दिमाग खराब। दिस इज द, आगे देखिए, ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट हैड द ग्राम पंचायत। यानी कुछ गांव को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाया जाएगा, जिससे आप ग्राम सभा जानते हैं, ठीक है ना। जैसे कोदवट गांव हो गया, कायघाट हो गया, ये सब जो है एक ग्राम सभा में आते हैं। आपका ये जो है पुस्सर, महोबरा, मोहबरी, ये तीनों जो है एक गांव में, एक ग्राम सभा में आता है। तो ऐसे ही 1-2 गांव को, 3 गांव को मिला करके ग्राम सभा बनाया गया, ठीक है ना। अब आगे क्या हो रहा है, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे ग्राम सभाओं को मिला करके वार्ड बनाया गया। क्या बनाया गया? तो उसके लिए होते हैं जिला पंचायत चुनाव। क्या होते हैं चुनाव? भाई जब ग्राम वगैरह मिला करके जिला पंचायत वार्ड बनता है, तो वार्ड में कौन चुनाव लड़ेगा? वार्ड मेंबर कहलाएंगे जीतने के बाद। और उनका चुनाव कैसे होता है? वही जो जिला पंचायती चुनाव होता है, वार्ड नंबर 22, वार्ड नंबर 24, ऐसा होता है ना। हाँ? अरे यार वार्ड नंबर कितना है अपना? वो तो लोकसभा 62 है ना, 314 विधानसभा है, और वार्ड नंबर 24 है शायद। अरे हमारे पापा चुनाव लड़े थे यार, वार्ड नंबर 22 या 24 ऐसा कुछ है, बस 22 लग रहा था। 22-24 अगर उधर का है प्रियांशु तो 22 होगा, इधर है। वो जो किताब बेचते थे वो मर गए ना? बताओ गधा, कुछ सब जनी को भटक रही हैं। अब आगे सुनिए, दिस इज ए काउंसिल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पंच। देखिए वार्ड मेंबर्स को, यानी जो जिला पंचायत का चुनाव जीतता है ना, उसको और क्या कहा जाता है? पंच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? या फिर उसी को सरपंच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरे भाई वार्ड मेंबर जो जिला पंचायत चुनाव जीतता है उसी को सरपंच कहा जाता है या पंच कहा जाता है, ठीक है ना। सरपंच सुने होंगे आप लोग। अब आगे देखिए, लिखा है ए फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर। कुछ ग्राम पंचायत मिल करके ब्लॉक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? या फिर उसी को मंडल कहा जाता है, या फिर उसी को पंचायत समिति कहा जाता है। अब मैं पूछूंगा एमसीक्यू में या क्वेश्चन पेपर में आ रहेगा, ए फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म डैश डैश डैश। क्या? पंचायत समिति, ब्लॉक, मंडल, ऑल ऑफ दिस। तो आप ऑल ऑफ दिस पे टिक मारेंगे। क्यों? क्योंकि भैया
ग्राम पंचायत को मिला करके पंचायत समिति बनती है, उसी पंचायत समिति को ब्लॉक कहते हैं, उसी ब्लॉक को मंडल कहते हैं। टिक मारिए तो लास्ट पैराग्राफ यहाँ देखिए, हम ही दिए हैं, यहाँ देखिए ये लोकल गवर्नमेंट से तीसरी वही पढ़िए, वही मिलेगा, फेंको मारकर। भैया इधर का मंडल क्या है? वही नाथनगर हम लोग का। हाँ, मैंने क्या बताया कि ग्राम पंचायत को मिला करके क्या बनता है, पंचायत समिति या फिर ब्लॉक या फिर मंडल बनता है। अब उसका प्रमुख कौन होते हैं, पंचायत मेंबर द्वारा चुने। अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए ब्लॉक प्रमुख सुने हैं, देखिए जो ग्राम पंचायत मिल करके सगुन मिल करके बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पंचायत समिति या फिर ब्लॉक बनाते हैं। उस ब्लॉक के प्रमुख यानी ब्लॉक प्रमुख किसके द्वारा चुने जाते हैं, पंचायत मेंबर के द्वारा, जनता के द्वारा नहीं बोल रहा हूँ, पंचायत मेंबर। यानी कि आप जब चुनाव देखेंगे, प्रधानी, जिला पंचायत और बीडीसी, 3 लोग चुनाव होता है, तो जो बीडीसी आप चुनते हैं ना, बीडीसी, वही लोग पंचायत मेंबर होते हैं, और वही लोग मिल करके क्या करते हैं, ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं। क्या करते हैं, जी हाँ। और वो ब्लॉक प्रमुख क्या करेगा, प्रधानों के ऊपर ध्यान देगा कि कहीं कोई प्रधान ज्यादा गड़बड़ी नहीं कर रहा है। इसके बाद देखिए नीचे क्या है, ऑल द पंचायत समिति यानी कि वही ब्लॉक, सारे ब्लॉक को मिला करके बनता है डिस्ट्रिक्ट। क्या बनता है, जिले में सारे ब्लॉकों को मिला करके बनाया जाता है जिला परिषद या फिर डिस्ट्रिक्ट परिषद। अब पूछेगा डिस्ट्रिक्ट परिषद क्या है, तो आप लिखेंगे ऑल द पंचायत समिति और ब्लॉक्स और मंडल्स टुगेदर ग्रुप्ड एंड फॉर्म जिला परिषद और डिस्ट्रिक्ट परिषद। नीचे से, हाँ वहां से अंडरलाइन मानना, ऊपर तक। आगे क्या है, जिला परिषद भी चुना जाता है। सुनिए, मोस्ट मेंबर ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड एमएलए ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिसर्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर आल्सो इट्स मेंबर। देखिए जो जिला परिषद होता है ना, उसे कौन कौन मेंबर होते हैं, वही ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष और सांसद, विधायक, ये सब मिल करके जिला परिषद के मेंबर बनते हैं। और विधायक को भी जनता चुनती है, सांसद को भी जनता चुनती है, ब्लॉक प्रमुख को इनडायरेक्टली जनता चुनती है क्योंकि बीडीसी के द्वारा वो चुना जाता है ना। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा है, जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। जो जिला परिषद चेयरपर्सन होता है वही जो है पॉलिटिकल हेड होता है किसका, जिला परिषद का। यहाँ केवल याद रखने वाली बात है, कुछ समझिए नहीं। देखिए क्या लिखा है, जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। बस, यानी जिला परिषद का हेड कौन होगा, जिला परिषद चेयरपर्सन होगा। चेयरपर्सन जोड़ देना लास्ट में, नहीं चेयरमैन नहीं, चेयरपर्सन। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज फॉर म्युनिसिपल। अब देखिए टाउन्स में क्या होता है, म्युनिसिपालिटी होता है। क्या होता है, जी हाँ, नगर निगम। बड़े बड़े शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। क्या होता है, शहरों में म्युनिसिपालिटी, बड़े शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आया समझ में, ठीक है भैया। म्युनिसिपालिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये दोनों के दोनों जो है लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा चुने जाते हैं, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। म्युनिसिपल चेयरपर्सन क्या होता है, म्युनिसिपालिटी का हेड होता है। क्या होता है, म्युनिसिपालिटी का हेड म्युनिसिपल चेयरपर्सन होता है, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन होता है, मेयर होता है। यानी मैंने क्या, छोटे शहर को का हेड क्या कहलाएगा, म्युनिसिपालिटी। देखो सुनो फिर से तुम, छोटे शहर जो होते हैं उनको, उनमें क्या होता है, म्युनिसिपालिटी होता है। अब म्युनिसिपालिटी का हेड कहलाएगा म्युनिसिपल चेयरपर्सन। क्या, हाँ। और जो बड़े शहर होते हैं उसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड होता है मेयर। क्या होता है, हाँ। आपका ये चैप्टर यहीं से डिसेंट्रलाइजेशन खत्म हुआ और फेडरलिज्म खत्म हुआ। अब आप लोग ध्यान से देखिए और टिक लगा लीजिए जैसे मेरी बुक में लगा है। लो, म्युनिसिपालिटी का हेड कौन होता है, म्युनिसिपल चेयरपर्सन। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन होता है, मेयर। मायर नहीं, मेयर।